तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम किस तरीके से अपने स्ट्रक्चर में यूटिलाइज करते हैं हमारे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस के लिए। तो उसी का अगला स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो यूज़ होता है हमारे एनालिसिस में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट्स में, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का फार एंड अगर आपका हिंज्ड है, ठीक है, यानी कि उसमें आपका इस तरीके का सपोर्ट लगा हुआ है, इस आपका कोई भी स्ट्रक्चर है और आपका लास्ट में इस तरीके का सपोर्ट है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये आपका हिंज्ड है। ठीक है, ये आपका किसी भी स्ट्रक्चर का ये फार एंड है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर का ये फार एंड है। ठीक है, और ये हिंज्ड है, कहने का मतलब कि इसमें एंड मोमेंट जो होता है फाइनल वो आपका 0 आएगा, ये आपको पहले से पता होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम ये करते हैं कि हमारा अननोन्स को रिड्यूस करने के लिए मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं उसमें, किस तरीके के चेंजेस आते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करके एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके के चेंजेस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रक्चर का पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर का पार्ट ले रहा हूँ मैं, ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक बीम का पार्ट है। ठीक है, किसी भी तरीके की यहाँ पे लोडिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसका नेमिंग हम ए और बी कर दें तो हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एम ए बी जो होगा वो होगा एम एफ, यानी कि एम एफ ए बी प्लस 2EI दैट इज फ्लक्सुरल रिजिडिटी upon L in the bracket 2 theta A plus theta B minus 3 delta upon L, ऐसा लिखते थे हम लोग। ठीक है, सिमिलरली MBA कैसे लिखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट along BA प्लस 2EI upon L 2 theta B plus theta A minus 3 delta upon L। ठीक है, ऐसा कुछ लिखते थे, ध्यान में आ रहा है सबको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूँ। इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, और क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय हाफ। ठीक है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 से घटाएंगे, तो हमारा जो इक्वेशन निकल के यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके देखिए इसका मैथमेटिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जो फाइनल मॉडिफाइड आपका जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो निकल के आता है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, ये मैं आपको एक हल्का सा ओरिएंटेशन बता रहा हूँ इसका कि कैसे आता है वो इक्वेशन। ठीक है, तो फाइनली अगर हम एम ए बी लिखेंगे अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद, तो देखिए क्या आएगा, एम एफ ए बी माइनस एम बी ए बाई 2। कहीं कहीं क्या होता है कि जब हम फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसी वक्त इस चीज़ को कैलकुलेट करके दिखा दिया जाता है फिक्स्ड एंड मोमेंट में ही। उसको कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट है, लेकिन मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट करके कुछ नहीं होता है। बेसिकली ये जब हम लोग डिराइव करते हैं इसको, इस कारण से ये आता है, तो हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट करके कुछ नहीं होता है। ये एफ बी ए छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, ये एम एफ ए बी माइनस एम एफ बी ए बाई 2 प्लस 3EI अपॉन L थीटा ए माइनस
3 डेल्टा अपॉन L। ठीक है, तो ये था आपका मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, मतलब हम जो काम में लेने वाले हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए, हम वो ये वाला इक्वेशन फाइनली काम में लेने वाले हैं, जिसको कि हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम अपने काम में लेने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक लंबा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन लेंगे और इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज़ को हम फील करेंगे, उस चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि हमारा मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, किस तरीके के उसके इक्वेशंस आते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब उस प्रोसेस का पूरा फील लेने के लिए, उस प्रोसेस को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कन्वेंशनल क्वेश्चन लेंगे बड़ा सा और फिर उसको एनालाइज करेंगे हम लोग मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के तर्ज पे। ठीक है, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन बेसिकली आपके सेक्शन क्वेश्चन के किसी पार्ट्स में यूटिलाइज होता है। ठीक है, जो आपका जिस स्पैन में आपका जो फार एंड जो आपका अगर हिंज आपको मिलेगा, जैसा कि मैं आपको जब समझा रहा था मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन के बारे में, तो उस वाले सेक्शन में ही आपका मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन आपका यूटिलाइज होगा। अदरवाइज आप नॉर्मल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो पढ़ते हुए आए हैं आप वही चीज़ अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे और उसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि कैसे होगा वो क्वेश्चन। एनालाइज द गिवन बीम एंड ड्रॉ BMD। ठीक है, तो BMD बनाना, SFD बनाना, ये सब तो मैंने सिखा दिया था आपको। ठीक है, जब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जब मैं बताया हूँ आपको, जो प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है। जिन्होंने नहीं भी फॉलो किया है, जो सिर्फ यही वाला क्वेश्चन रेफर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जो सुपरपोजिशन का जो मेथड होता है उस तरीके से कैसे BMD बनाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ABC इसकी नेमिंग करते हैं यहाँ से A, B, C, D और ये जो एंड है आपका फ्री एंड है वो है आपका E। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन का। ठीक है, 40 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये सिमेट्रिकल लोडिंग है क्योंकि इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है। ठीक है, आपके अगले जो स्पैन है उस पे आपका यूडीएल लगा हुआ है 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, और ये भी आपका 6 मीटर है। और देखिए फ्लक्चरल रिजिडिटीज हर स्पैन की अलग अलग है। इसमें है EI, ठीक है, इसमें है आपका 3EI, इसमें है आपका 2EI और इधर है I। ठीक है, इसमें जो लोडिंग है, इस वाले में जो लोडिंग, हाँ, और एक बार और तो आपको बता दूं मैं कि एक बात आपको और बता दूं कि ये जो आपका अलग अलग फ्लक्चरल रिजिडिटी जो आप देख रहे हैं
तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको शायद ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने के लिए आपको मिलेगा। जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं उनको तो मालूम है, हालांकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए इसमें क्या है ना कि बहुत मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो रहता है कि भाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दैट इज E × I, ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन में आपका हो सकता है 3 EI है या 2 EI है या 4 EI है, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करना भूलते हैं और छोटा सा मिस्टेक होता है जिसके कारण पूरा क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। तो ठीक है, इसको बिल्कुल आप ध्यान से रखेंगे कि हर स्पैन के बारे में जब भी आप उसका आप इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे, तो आप ध्यान में रखेंगे कि उसका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका पॉसिबल है। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है, एक सेकेंड, एक लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन का, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है। अब देखिए ये अनसिमेट्रिकल लोड है, इसमें हम लोग देखना पड़ेगा हम लोग को कि कैसे चीज़ें इसमें होती हैं। और यहाँ पे एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब देखिए तो क्वेश्चन देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल हम लोग एक एक चीज़ स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, और एक बात जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है अब कैलकुलेटर अपने हाथ में, नोटबुक पेन अपने हाथ में रखेगा और बिल्कुल मेरे साथ ही सॉल्व करने का कोशिश करेगा। सिर्फ केवल वीडियो देख के चीज़ों को समझने की कोशिश ना करें, ठीक है, वो बहुत कम देर के लिए रहता है। लेकिन अगर आप वीडियो को देखते देखते अगर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको एग्ज़ाम में आपको वो फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और क्योंकि मैं खुद से कैलकुलेटर लेके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके पास एडवांटेज है, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा बोर्ड पे सॉल्व करने में, आप नोटबुक पे सॉल्व कर रहे हैं, आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो वो एडवांटेज का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और खुद से कैलकुलेशन कीजिए और मेरे साथ साथ जैसे जैसे क्वेश्चन प्रोसीड हो रहा है आप वैसे क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे। स्टेप 1 में हम लोग इसकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालते थे। एंड व्हाट इज काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी? द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स इज नोन एज काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके के जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक थीटा ए है यहाँ पे दिख रहा है हमें, एक थीटा बी दिख रहा है, एक थीटा सी दिख रहा है, एक थीटा डी दिख रहा है, एक आपका थीटा ई दिख रहा है और एक आपका डेल्टा ई दिख रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। ठीक है, दैट इज कितने हो गए टोटल आपके 1 2 3 4 5 6, आपके 6 अननोन हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ये हमेशा की तरह मेरा रफ वाला एरिया रहेगा, ये मेरा रफ वाला एरिया है, ये चीज़ आपको नहीं नोट करनी है। ठीक है, वो मैं वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करता हूँ वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, वो मेरे लिए, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप ये जो बोर्ड वर्क है आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप था हमारा काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना, तो हमने निकाल लिया। अब देखिए एक इसको हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए मॉडिफाई कैसे करते हैं इसको। ये जो कैंटिलीवर पोर्शन है, ये जो कैंटिलीवर पोर्शन है, अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, और इसका इफेक्ट सिर्फ अपने बीम पे रख लें तो हमारे अननोन्स और भी कम हो जाएंगे। देखिए आपको कैसे, और आप ये चीज़ हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकेगा। अगर आपका इस तरीके से ओवरहैंग कहीं आपको मिलता है तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि वो चीज़ कैसे होती है। ठीक है, रिमूविंग द कैंटिलीवर पार्ट, अगर आप कैंटिलीवर पार्ट को हटाइएगा तो देखिए किस तरीके का
बनता है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपका डी है ये वाला, और आपने इसको यहाँ से हटाया और ये पोर्शन आपका ई है, ठीक है। यही अगर आप इसको तोड़ के हटाइएगा वहाँ से, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ के हटाइएगा तो कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका अप्लाइड 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनालॉगस रिएक्शन अगर बनाइएगा तो यहाँ पे एक 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगेगा, और यहाँ पे क्योंकि ये एक फिक्स्ड जॉइंट से इसको आपने तोड़ के निकाला है तो आपको हर तरीके के रिएक्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो एक रिएक्शन आपका और जनरेट होगा इस तरीके के लोडिंग के लिए, और वो है आपका, और ये इसका मैं डायमेंशन लिख देता हूँ, ये 2 मीटर का था तो 10 × 2 आपका 20 किलो न्यूटन मीटर का आपका एक यहाँ पे वो भी आएगा, मोमेंट भी आएगा। अब देखिए तो उस पर डी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। $20 किलो न्यूटन मीटर। अब जिन जिन लोगों को FBD बनाने आता है, मैंने पहले भी बता रखा है FBD कैसे बनाया जाता है, शुरुआत के लेक्चर्स में भी बताया है और बहुत बार क्वेश्चंस के बीच में बताया, और मैं भी बताते रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी जिनको आता है उनको ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन उनको मज़ा आ रहा होगा जिन्होंने पहले लेक्चर से फॉलो किया है कि FBD वगैरह स्ट्रक्चर में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया, और एक ये ऊपर का जो फोर्स लग रहा था, एक ये भी यहाँ पे आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। और ये था 20 तो है ही, ठीक है। तो कुछ इस थोड़ा सा क्लोज हो गया डायग्राम, लेकिन ये अलग अलग कुछ इस तरीके का ही दिखेगा, ठीक है ये डायग्राम। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो हमारे 2 अननोन्स कम हो जाएंगे। एक तो आपका थीटा ई कम हो गया क्योंकि ये पोर्शन ही नहीं है, और डेल्टा ई भी कम हो गया, तो 2 अननोन्स यहाँ पे हम हटा दिए। और अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है, तो देखिए उसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है। अगर ये यहाँ से देखिए, ये अगर हमारा स्ट्रक्चर है तो फार एंड जो आपका ए है वो आपका हिंज्ड आपको दिखाई दे रहा है, हिंज्ड दिखाई दे रहा है। अगर हिंज्ड है यानी कि इसमें फाइनल एंड मोमेंट कुछ आएगा नहीं, फाइनल एंड मोमेंट कुछ आएगा नहीं, तो हम लोग इसमें मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का कंसेप्ट लगा के एक और अननोन कम कर सकते हैं इस जॉइंट की एनालिसिस ना करके, ठीक है। तो हमारा थीटा ए भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो नाउ द unknowns are थीटा ए, सॉरी थीटा ए तो हट गया ना हमारा, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, ठीक है। 3 अननोन है आपके अब यहाँ पे बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप पे।